भाई जिसकी हम सबको ज़रूरत है और सदियों से इंसानों ने अच्छा भोजन उगाने, बनाने और पकाने की अपनी क्षमता को अच्छे से निखारा है। हालांकि इन सदियों के दौरान एक अच्छा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि पिज़्ज़ा हमेशा से चीज़ ही नहीं था, चॉकलेट हमेशा सॉलिड नहीं होती थी और जेलो, ओ माय गॉड, ये जेलो बहुत ही बेकार दिखता था। अब जाहिर है कि मैं इसके बारे में और उत्सुक हो गया हूँ, इसलिए मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पकाई हैं जैसे उन्हें ओरिजिनली पकाया जाता था। तो अगर इससे मुझे फूड पॉइजनिंग हुई तो ये वाकई में एक चमत्कार होगा। रेजोनेंस पिज्ज़ा। क्या आप मानते हैं कि पेपरोनी पिज्ज़ा का एक हॉट टुकड़ा खाने से ज़्यादा अमेरिकी कुछ और भी हैं? खैर, सबसे पहले बता दूं कि पिज्ज़ा इटालियन है और आशा है कि आप ये बात जानते होंगे। दूसरी बात यह कि जितना आप सोचते हैं, असल में पिज्ज़ा उससे कहीं ज़्यादा पुराना है। यहाँ तक कि पिज्ज़ा शब्द का इस्तेमाल पहली बार 997 सीई में हुआ। हालांकि मैं आज इतना पीछे नहीं जाने वाला, लेकिन इसके बजाय मैं आज एक रेसिपी से पिज्ज़ा बनाऊंगा जो कि बार्टोलोमिया स्केपी द्वारा 1570 में पेश की गई थी। बता दूं कि कई सूत्रों के अनुसार स्केपी दुनिया का पहला सेलिब्रिटी शेफ था जिसने कई पोप के लिए खाना पकाने के बाद अपनी रेसिपी बुक इंट्रोड्यूस की थी। स्केपी ने पिज्ज़ा बनाने के लिए अपनी किताब में कई तरह की रेसिपी बताई है। हालांकि इस तरह की रेसिपी का स्वाद चखने के लिए मैक्स मिलर ने भी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मैं एक मैसोचिस्ट हूँ इसलिए मैं सबसे खराब रेसिपी वाले पिज्ज़ा के साथ जाऊंगा। तो मेरे इंग्रेडिएंट्स क्या रहेंगे आप जानते ही होंगे। 1 कप बादाम, कप पाइन नट्स, 7 या 8 अंजीर, 10 खजूर, आधा कप किशमिश, 8 के आसपास बिस्किटी बिस्किट, 6 अंडे, दानेदार चीनी, थोड़ा सा मक्खन, लगभग इतना कुछ कप गुलाब जल और आपके पसंदीदा शेल। हाँ, इस बात से मुझे पता चला कि रेजोनेंस पिज्ज़ा मेरी सोच से कहीं ज़्यादा मिठाई जैसा है। इसके अलावा आपको एक मिक्सिंग बाउल, पाई टिन, विस्क, फूड प्रोसेसर, एग योल्कर के साथ साथ एक ओखली की भी ज़रूरत होगी। तो अब सबसे पहले बिस्किटी या दूसरे किस्म के बिस्किट को ओखली में पीसने की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद हम फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन रेसिपी में बताया गया है कि इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें, इसलिए मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। साथ ही ये काफ़ी सेटिस्फाइंग भी है। अब ब्लेंड करने का समय आ गया है। तो अगर आप एक कट्टर हिस्टोरियन हैं और आपके पास खाली समय है तो आप ये काम ओखली के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब बता दूं कि स्केपी अक्सर ज़्यादातर लोगों के लिए बनाया जाता है, इसलिए मैंने रेसिपी की क्वांटिटी को कम कर दिया है। हालांकि आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं फ्यूचर से देख करके आया हूँ कि ये बहुत ही अच्छा बनता है। खैर, अब अपने फूड प्रोसेसर में अंजीर, किशमिश, खजूर, बादाम और पाइन नट्स के टुकड़े डाल दीजिए। इन्हें थोड़ा थोड़ा करके पीसिए क्योंकि पीसने पर ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा थिक और चिपचिपे हो जाते हैं और हो सकता है कि आपको इसे शेक करने की भी ज़रूरत पड़े। ये देखो भाई, अब धीरे धीरे इस मिक्सर को मिक्सिंग बाउल में डालें और जितना हो सके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक बार ये हो जाए तो उसमें गुलाब जल मिला दें। इसके बाद हमें 6 अंडों की जर्दी की ज़रूरत होगी और सफ़ेद हिस्से को निकाल लें। ये एग योल्कर ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा शर्मनाक है क्योंकि जर्दी के साथ साथ ज़्यादातर मेरा समय ख़राब ही रहा है। खैर चलिए छोड़िए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट। अब एक फ्राइंग पैन में 3 बड़े चम्मच मक्खन मिलाएं, फिर जर्दी, चीनी और मक्खन को बाउल में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद अपना पाई टिन लें और इसमें अपनी पसंद की पफ पेस्ट्री शेल रख दें। जाहिर है आप ये खुद भी बना सकते हैं, हालांकि स्केपी को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सबसे आसान विकल्प चुना। अब बनाए गए इस मिक्सचर को टिन में जितना अच्छी तरह से हो सके फैला दें। इसे टैप करें और जितना हो सके इसे फ्लैट और बराबर बनाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। अब इसे 400 डिग्री वाले पहले से गर्म ओवन में रख दें और 10 मिनट तक बेक करें। फिर टेम्परेचर को 320 तक कम करें और अगले 30 मिनट तक बेक करते रहें। अपने पिज़्ज़ा पर कड़ी नज़र रखें, ये पक गया है या नहीं। इसको देखने के लिए इसके बीच में एक चाकू घुसा दें। अगर चाकू का ब्लेड साफ रहता है तो फिर ये तैयार हो गए या कम से कम तैयार होने के करीब है। इसकी खुशबू भी क्रिसमस जैसी महकने लगेगी। दोस्तों, उस शानदार डीप फिश पिज़्ज़ा को देखो। चलिए अब एक बड़ा स्लाइस लेते हैं। बहुत बढ़िया। सोचिए अगर आज के पिज़्ज़ा भी इतने मोटे होते। खैर आइए इसको टेस्ट करते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही प्यारा है लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बड़ा बाइट लेना सजेस्ट नहीं करूँगा। इसमें मिलाया गया गुलाब जल पाई में एक अच्छा फ्लोरल टच ऐड करता है जो कि फ्रूटी और नटी होने का एहसास कराता है। ये आपको भले ही अजीब लग सकता है लेकिन शुरुआत में पिज़्ज़ा कुछ इसी तरह का दिखता था, जिसके बाद 19वीं शताब्दी में
ज़्यादा स्वादिष्ट और फ्लैट पिज्ज़ा का आविष्कार हुआ। फिर भी मुझे लगता है कि ये रेजोनेंस पिज्ज़ा काफ़ी स्वादिष्ट है, बस ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्कैपी पिज्ज़ा और आज के पिज्ज़ा के बीच का मैशअप कैसा दिखाई देगा। खैर मुझे लगता है कि आखिरी सवाल ये है कि क्या ये पिज्ज़ा लगेगा अगर इस पर अनानास डाल दिया जाए। अगर आपका जवाब हाँ है तो लाइक बटन दबाएं, ना है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन यार उस डेजर्ट ने ना मेरा लंच का मूड बना दिया अब, सीरियसली। एज़टेक हॉट चॉकलेट। भाई चॉकलेट के बिना हम लोग कहाँ होते। इससे मेरा मतलब है कि मैं कहाँ होता। हाँ मैं शायद 30 पाउंड हल्का और बहुत ही कम खुश होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीठी स्मूथ क्रीमी कैंडी के प्रति हमारे शौक के बावजूद चॉकलेट का इतिहास कम से कम 1500 ईसा पूर्व से मेसो अमेरिका में रहा है। हालांकि ये पहले आज की तरह नहीं था, बल्कि एक गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड फॉर्म में था और ख़ास तौर पर एज़टेक को इस चीज़ से बहुत गहरा लगाव था। हालांकि एक साधारण ट्रीट से दूर एज़टेक का मानना था कि चॉकलेट या चोकोलेटल एक पंख वाले सर्प देवता क्वेटज़ेल को वॉट एल का एक खास उपहार था। अपने समय में एज़टेक चॉकलेट का आनंद हॉट मसालेदार फ्लेवर वाली कोल्ड ड्रिंक के रूप में लेता था, जो काफी दिलचस्प है क्योंकि मसालों के मामले में मैं थोड़ा डरपोक हूँ, इसलिए इसके स्वाद को टेस्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको 90 ग्राम बिल्कुल 100% डार्क कोको पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच अचियोटी पाउडर और 2 कप पानी की जरूरत होगी। और अगर आप इसमें कुछ मिठास डालना चाहते हैं तो रेगुलर सफ़ेद चीनी को दूर रखकर मैं आपको 1 से 2 बड़े चम्मच गन्ने की चीनी लेने की सलाह दूंगा, जिसका स्वाद अलग होता है। अब अगर आपको 100% कोको पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह हाई परसेंटेज वाली डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। इसके बाद इसे रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में छोड़ दें। फिर पकाने से पहले इसे पीस कर पाउडर बना लें। अपनी चॉकलेट के साथ साथ मैं कुछ पॉपिंग कॉर्न दानों का इस्तेमाल करके कुछ पॉपकॉर्न भी तैयार करूंगा, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अब इसे पकाने के लिए आपको कुछ बर्तन या सॉस पैन, एक विस्क और एक मापने वाले कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होगी, जिसके बाद आप बर्तन में पानी डालकर और नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म करके शुरुआत कर सकते हैं। फिर 1-2 मिनट के बाद इसमें कोको पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही अगर चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी डालकर मिक्स कर लें। फिर 1 चम्मच मिर्ची भी डालें। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखें। चलो अब अपना अचियोटी पाउडर को डालकर सारे मिक्सर को बॉईल कर लें। जब इसमें बिल्कुल बुलबुले उठने लग जाएं तो टेम्परेचर को कम करके इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि ये मिक्सचर और गाढ़ा हो जाए। ये रहा। हालांकि अब आप अपनी गर्म चॉकलेट को गटकने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन ये बेहतर विचार नहीं होगा क्योंकि एज़टेक इसे ठंडा करके पीते हैं। तो अब जिस दौरान आप अपने चॉकलेट ड्रिंक का ठंडा होने का इंतजार कर रहे हो, तब अपने लिए पॉपकॉर्न का एक कटोरा तैयार करें। हालांकि ये एक सुपर मॉडर्न स्नैक की तरह लग सकता है, लेकिन बता दूं कि मेसो अमेरिका में पॉपकॉर्न कप का इतिहास लगभग 6000 साल पुराना है। हालांकि एज़टेक ने सिर्फ इस चीज़ को खाया नहीं, बल्कि उन्होंने इसका इस्तेमाल करके मालाएं, हार और सेरेमोनियल हेडरेस भी बनाए हैं। बहुत से लोग आपको पॉपकॉर्न बनाते समय बर्तन में थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करने की सलाह देंगे, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है और निश्चित रूप से एज़टेक ने भी ऐसा नहीं किया होगा। वे अपने कर्नल्स को गर्म कोयले पर रखे हुए बर्तनों में या कभी कभी कोयले पर ही रख देते थे। लेकिन अगर आपके पास कोयला नहीं है तो चिंता ना करें, क्योंकि आप एक मीडियम हाई ढक्कन वाले किसी बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे ध्यान से सुने। एज़टेक लोग पॉपकॉर्न के फूटने की आवाज़ को टूटू पोका कहते थे, जो ऐसा ही कुछ लगता भी है ना। बस कुछ ही मिनटों के बाद ये तैयार होकर शानदार हो जाएंगे। खैर तब तक हमारी चॉकलेट भी ठंडी हो गई है और अब इसे टेस्ट करने का समय है। यार देखो तो ये कितना गाढ़ा है, एक ही घूंट में पी जाओ। बता दूं जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा मसालेदार है, क्योंकि 1 चम्मच अचियोटी और मिर्च बहुत ही असरदार होती है और ये असल में इतना गाढ़ा है कि ड्रिंक की तुलना में सॉस जैसा ज़्यादा है ये। हालांकि मसाले को बर्दाश्त करने की मेरी सारी असमर्थता के बावजूद भी ये स्वादिष्ट है और इसे गन्ने की चीनी के साथ और उसके बिना भी आजमाने की मैं सलाह दूंगा। लेकिन अगर आप मामले बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इससे दूर रहें, क्योंकि गाढ़े चॉकलेट का मतलब है कि आपकी जीभ पर चिपक जाता है। प्लीज मुझे दूध दे दो भाई। एज़टेक। जब मैं बच्चा था तो मुझे जेलों से ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ से नहीं होती थी। वो रंग, वो स्वाद, झंझनाहट, ये एक हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए बड़ी खुशी थी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा भी था जब आपको अपने जेलों में प्याज, हैम या यहाँ तक कि झींगा मिल सकता था। ये एक एज़टेक है और 1950 के दशक में अमेरिका में ये बहुत ही लोकप्रिय था। इसके पीछे की वजह ये थी कि 1897 में
इंस्टेंट जेलो की एडवर्टीजमेंट के साथ 50 के दशक के प्रोडक्शन में उछाल आ गई, जिसने अमेरिकियों के इंडस्ट्रियस और डिस्टर्ब माइंड्स को प्रेरित किया, जिसके बाद कई दशकों तक जेलीज को मांस और सब्जियों के साथ अक्सर मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता था और इसे एक अनोखे और इम्प्रेसिव भोजन के रूप में देखा जाता था। हालांकि ये पागलपन लग सकता है, लेकिन एस्पिक एक पुरानी डेजर्ट जेलो जैसा था। यहाँ तक कि 10वीं शताब्दी की अरबी कुकबुक में सी फूड एस्पिक की रेसिपी भी शामिल है और इसी तरह के घिनौने मीठी जेलो का आनंद अंग्रेजी मॉन्क्स द्वारा 13वीं सदी के इंग्लैंड में लिया जाता था। लेकिन इस तरह के लोकप्रिय इतिहास के बावजूद भी 1980 में एस्पिक की लोकप्रियता खत्म हो गई। तो आइए जानते हैं कि क्या ये उचित था या नहीं। बता दूं कि एस्पिक की बहुत सी रेसिपीज 50 के दशक से मौजूद हैं, लेकिन जिस रेसिपी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसके लिए हमें इंस्टेंट जिलेटिन के 2 पैकेट, टमाटर के रस के 2 कार्टन, कुछ पके हुए झींगे, 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 बेल मिर्च, बंद गोभी, वर्सेस्टरशायर सॉस और नमक की जरूरत होगी। साथ ही आपको एक मिक्सिंग बाउल, विस्क, लेडल, कटिंग बोर्ड, मापने वाले कप, एक बर्तन और अपने जेलो के लिए कंटेनर की जरूरत होगी। तो सबसे पहले एक प्याज, 1 काली मिर्च और 1 टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लें और कटी हुई इन सब्जियों को फिलहाल के लिए अलग रख दें। अभी उन्हें पकाने के बारे में चिंता न करें, वे कच्चे इस्तेमाल होते हैं। हाँ, शायद इसके बारे में चिंता कर सकते हो। चलो, इसके बाद पहले मिक्सिंग बाउल में 2 कप पानी डाल दें और फिर जिलेटिन के 2 पैकेट ऐड कर लें। अब इसे अच्छी तरह से तब तक मिलाएं जब तक कि ये गाढ़ा ना बन जाए। इसके बाद एक बर्तन में 1.5 कप टमाटर सॉस डालें और धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसमें आधा कप पानी डाल दें, फिर लगभग 1 चम्मच वर्सेस्टरशायर सॉस डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद अब अपना जिलेटिन मिक्सचर लें जो सख्त और पौष्टिक दिखना चाहिए और इसे चम्मच से बर्तन में डालें। अच्छी तरह से मिक्स करें जब तक कि ये पूरी तरह से ना घुल जाए। फिर 1 कप टमाटर का रस डालें और मिलाएं। अब इस पूरे मिक्सचर को कुछ देर के लिए बॉईल करें ताकि जिलेटिन अच्छी तरह से घुल जाए। तो अब जब तैयार होकर ये ठंडा हो जाए तो इसे कंटेनर में डाल दें। ध्यान रहे कि कंटेनर को बस 5वें हिस्से या उसके आसपास तक भरें। अब अपने कंटेनर को कुछ घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें और हमारे पास हमारी क्रूरता की नींव तैयार हो चुकी है। तो अब क्रिएटिव होने का समय आ गया है। अपनी कटी हुई काली मिर्च, प्याज, टमाटर और पहले से पकाया हुआ झींगा उस कंटेनर में अपने पसंदीदा तरीके से डालें। हालांकि याद रखें कि आप इसके ऊपर और लिक्विड डालेंगे, इसलिए थोड़ी सी जगह रखने की कोशिश करें। अपने बनाए गए थोड़े मिक्सचर को इसमें डालें ताकि ये कंटेनर के हर कोने और नाली में रिस जाए। अपने कंटेनर के तीसरे या चौथाई हिस्से को फिर से खाली छोड़ दें और इसे अगले कुछ घंटों के लिए वापस रेफ्रिजरेटर में रख दें। अच्छे रिजल्ट्स के लिए पूरी रात रखें। अब जबकि ये सॉलिड हो जाए तो इस आखिरी प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। मैंने सैलेड को बॉटम पर रखकर एक हरियाली का अच्छा बिस्तर बना दिया है, लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हैं ये आप पर निर्भर है। इसमें फिर थोड़ा जेलेटिन रस डालें और वापस रेफ्रिजरेटर में रख दें। कुछ घंटों के बाद निकाल लें। अपने भोजन को कंटेनर से निकालें और बधाई हो, एस्पिक तैयार हो गया। वाह, इस चीज़ को देखो, मैं तो कहूँगा मैं हैरान हूँ। ये वैसा ही बना जैसा हुआ करता था। खैर, इसके स्ट्रक्चर को देखकर कम से कम ईमानदारी से कहूँ तो ये बेकार लग रहा है, पर चलो ठीक है, आगे बढ़ने और उसका स्वाद चखने का समय आ चुका है। बकवास है यार। क्या आप जानते हैं कि मेरी स्वाद कोशिकाओं ने टमाटर के रसीले जेलो को लगभग स्वीकार कर लिया है। मिर्च और प्याज ज़्यादा बुरे नहीं है। हालांकि ऐसा ज़रूर लगता है कि टमाटर के रस में सलाद डाल दिया है। ये मेरी स्वाद के अनुसार तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि आप झींगा नहीं खाते। मतलब मेरे मुंह ने सीधे तौर पर उस बाइट को रिजेक्ट कर दिया। इसका फ्लेवर, टेक्सचर और ठंडे टेम्परेचर का मिक्सचर वाकई में घिनौना बन गया है। तो क्या मैं आपको एक एस्पिक बनाने की सलाह दूंगा? बिल्कुल नहीं, ये महज एक मजाक है। हालांकि जिगले प्रोडक्ट सेटिस्फाइंग है, लेकिन बकवास, ये सचमुच बहुत ही बेकार था यार। इसे बनाने में भी घंटों लग जाते हैं। ये लो एस्पिक। गैरम भाई, मैं जिस भी घर, रेस्टोरेंट, स्कूल में गया हूँ वहाँ टमाटर केचप की एक बोतल ज़रूर होती थी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल मसाला है। और एक स्टडी में बताया गया है कि एक औसत अमेरिकी लगभग 71 पाउंड केचप हर साल खाता है। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए ये शायद और भी ज़्यादा ही होगा। हालांकि ये चीज़ आज इतनी लोकप्रिय है, फिर भी एक प्राचीन चटनी ने इसको हरा दिया है, जिसका नाम है गैरम। बता दूं कि प्राचीन रोमन लोग इस चटनी के दीवाने थे। वो इसे मछली के साथ खाते थे, इसे सैलेड में डालते थे, इसके साथ अपने दलिया का स्वाद बढ़ाते थे और इसमें पेस्ट्री भी डुबाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने इसका सब सॉस भी बनाया था। इसके लिए इसमें वाइन, विनेगर और शहद मिलाया जाता था। साथ ही कुछ हद तक ये बदनाम भी था, क्योंकि गैरम मछली के अंतड़ियों को फर्मेंटिंग करके बनाया जाता है।
जिसमें इतनी बुरी बदबू आती है कि प्राचीन कानूनों के अनुसार इसे बनाने वाली फैक्ट्रियां शहरों के बाहरी इलाके में ही स्थित हो सकती हैं। हिस्पैनिया के सैनिकों ने गैरम को जहरीली मछलियों का एक एक्सट्रैक्ट कहा है जो अपने नमकीन सड़न से पेट को जला देता है, तो उसका मतलब इसका टेस्ट बेहतर होगा। चलिए इसे आजमाते हैं। सौभाग्य से मुझे अपनी मछली के फर्मेंट होने के लिए महीनों तक का इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुक J.M. वैन विंटर ने अपनी 1976 की कुक बुक में वैन स्वेटर कुकिंग में इस प्रोसेस को तेजी से करने का एक तरीका खोजा। इस सॉस को तैयार करने के लिए आपको अपनी पसंद की छोटी मछलियों के 3 या 4 डब्बों की जरूरत होगी। मैंने अपनी शुरुआत फिल्चर्ड और सार्डिन, एक मुट्ठी ताज़ा पुदीना और लगभग 500 ग्राम नमक के साथ की, और इसे पकाने के लिए 2 बड़े बर्तन, एक कोलंडर और एक कागज के तौलिए का रोल तैयार किया। तो अब डब्बे में मौजूद मछली से नमकीन पानी पूरी तरह से निकाल दें। मछली को पानी से धोएं और फिर उन्हें एक बड़े बर्तन में रख दें। अब बर्तन में इतना पानी डालें कि मछली उसमें पूरी तरह से डूब जाए। बर्तन पर ढक्कन लगाएं और इसके उबलने तक का इंतजार करें। एक बार जब मछली उबलने लग जाए तो बर्तन में पर्याप्त मात्रा में नमक डालने के साथ साथ मामूली मात्रा में पुदीना भी डाल दें। इसके बाद मछली को एक बार फिर से उबाल लें और उसे 15 मिनट तक उबलने दें। इस पॉइंट पर मुझे आपको ये बता देना चाहिए कि ये शायद आपके द्वारा अब तक की पकाई गई सबसे बदबूदार चीज़ होगी। अब इस बात को झेलने के लिए तैयार हो जाएं कि नमकीन मछली की गंध आपके घर में है, आपके कपड़ों पर और आपके बालों में हफ्तों तक रहने वाली है। क्षमा करें, मैंने ऐसा नहीं किया। खैर, अब बर्तन को धीमी आंच पर कर दें और अपनी पसंद के टूल्स का इस्तेमाल करके मछली को मैश करके बारीक टुकड़ों में तोड़ दें। मैंने उस मछली को वाकई में दिल से पकाया था। इस पॉइंट तक मछली की हड्डियां और मांसपेशियां तक नरम हो जानी चाहिए, आसानी से टूटनी चाहिए। हालांकि हर आखिरी टुकड़े को मसलने की जरूरत नहीं है, कुछ टुकड़ों में फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो बर्तन को वापस उबलने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दें। हे भगवान, मैं वाकई में इस बदबू को इग्नोर नहीं कर सकता। और जब मैं ये पका रहा था तो एक पॉइंट पर मुझे पूरा यकीन हुआ कि खिड़की के बाहर एक आवारा बिल्ली पागल हो गई थी। खैर, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि रोमन लोग इसे पेस्ट्री पर डालते थे, मतलब जैसे हम जैम के साथ डोनट खाते हैं, तो वो उन्हें सड़ी हुई मछली के रस के साथ खाते थे। लगभग 20 मिनट के बाद आपको गरम गाढ़ा होना शुरू हो जाना चाहिए, इसलिए अपनी छानी हुई दूसरे बर्तन में रख लें और अपना बदबूदार मछली का सूप डाल दें उसमें। इस बिंदु पर आप या तो मछली के टुकड़े को फेंक सकते हैं या उनको ब्लेंड कर सकते हैं और उबलने और इस प्रोसेस को दोहराने से पहले उसे वापस बर्तन में डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ हम हर बड़े टुकड़े को हटाना चाहेंगे। अपनी छानी को तौलिए से ढकने इस लिक्विड कंटेंट को दोनों बर्तनों के बीच छांटने की प्रक्रिया को कई बार दोहराएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे उतने ही ज़्यादा टुकड़े आप निकालेंगे। मैंने ऐसा 4 बार किया, लेकिन और ज़्यादा बार कर सकता था क्योंकि फिर भी टुकड़े मौजूद थे। एक बार जब आप ये काम पूरा कर लें तो अपने गरम को डंकिंग के लिए एक स्टोर या बोतल में स्टोर करने के लिए ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, अब टेस्ट करने का समय आ गया है। मैं इसमें कुछ ब्रेड डुबाऊंगा, लेकिन जब मैंने कहा था कि ये एक चम्मच नमक से भी ज़्यादा नमकीन है, मैं मजाक नहीं कर रहा था। इसलिए तेज़ नमकीन स्वाद जीभ पर आ जाता है। पहले तो ये तेज़ था, लेकिन 10 सेकंड के लंबे समय के बाद ये स्वाद इतना तेज़ हो गया कि मुझे मुट्ठी भर पुदीना खाना पड़ गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये पुदीना इसमें है क्यों, क्योंकि खाने में इसका ज़रा भी स्वाद नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने कहा था कि रोमन हर चीज़ के साथ यही खाते थे, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। इसलिए अब पेस्ट्री का समय आ चुका है। क्या मैं सचमुच ऐसा करना चाहूँगा? ओह भगवान, ये बहुत ही बकवास यार। एक मीठे ब्रेड पर मछली का ऐसा नमकीन सॉस, यार नहीं, कभी नहीं। भाई उल्टी कहाँ करनी है ये बताओ। बनाना हैम हॉलैंडाइज। क्या आप जानते हैं कि 70 के दशक एक अजीब समय था, क्योंकि इस दौरान हिप्पीडोम और ट्रेडिशनलिज्म के बीच एक क्लैश चल रहा था। और शायद इस कंफ्यूजिंग टाइम के बाद दोबारा उपबस्ती और हाउसवाइफ से ज्यादा प्रभावित कोई डेमोग्राफिक रीजन नहीं हुए। भाई, आप उस जमाने के भोजन फ्रैंकफर्टर और मकई पुलाव, टमाटर मेयोनीज, चटनी, सार्डिन और अंडा कैनपेस और आज के इस भोजन की व्याख्या किस तरह करेंगे जिसका नाम बनाना हैम हॉलिडाइज है। ये ट्रीट हमें मैकल के ग्रेट अमेरिकन रेसिपी कार्ड कलेक्शन की कोर्टेसी से मिली है। बता दूं कि मैकल एक महिला मैगजीन थी और लोकप्रियता के चरम पर पहुंचने के बाद हर साल पढ़ने वालों की संख्या करीबन 84 मिलियन थी। 70 के दशक में उन्होंने रेसिपी कार्ड्स की एक सीरीज तैयार की जिसमें पहले बताई गई चीजें शामिल थीं और यहीं पर हमें आज की रेसिपी मिली। इस डिश के लिए आपको 8 मिड साइज के केले, हैम के 8 स्लाइस, हॉलिडाइज सॉस मिक्स के 2 पैकेट, नींबू का रस, सरसों और सिंगल क्रीम की जरूरत होगी। और इसे पकाने के लिए आपके पास एक फ्राइंग पैन, ओवन प्रूफ बेकिंग ट्रे
और ओवन प्रूफ बेकिंग पेपर होना चाहिए। तो अपनी ट्रे पर कागज बिछाकर शुरुआत करें। इसके बाद सभी केलों को छीलें और उन्हें ट्रे में रख दें। यहाँ हॉट टिप ये है कि ये केले को छीलना आपके लिए आसान होगा अगर आप उनके तने को खींचने के बजाय एंड को खींचेंगे तो। इसके बाद केले के दोनों तरफ थोड़ा सा नींबू का रस छिड़क दें। ये उन्हें पकाते समय ज़्यादा सूखने से बचाता है। इसके बाद हैम का एक टुकड़ा लेने पर थोड़ी सी सरसों लगाने और फिर उसे केले के चारों ओर लपेटने के प्रोसेस को शुरू करें। अब अगर आपका हैम मोटा है जैसा कि मेरा था तो ये थोड़ा अजीब साबित हो सकता है, लेकिन काम चल जाएगा। तो एक बार जब आप हर एक केले को कसकर लपेट लेंगे तो फिर उन्हें ओवन के बीच में 10 मिनट तक के लिए 400 डिग्री पर 10 बेक करें। इस बीच आइए हॉलैंडाइज सॉस पर काम कर लेते हैं जरा। इसके लिए फ्राइंग पैन में 1 कप पानी, 1/4 क्रीम या हम मेरे मामले में इसके आसपास डालें। फिर हॉलैंडाइज मिक्स के दोनों पैकेट्स को पैन में डाल दें। बहुत बढ़िया, इसे धीमी आंच पर पकाएं और सभी को एक साथ मिलाएं। अब मैंने छींटों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया और कुछ ही समय में यह अच्छा और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। सच कहूँ तो मेरा शायद यहाँ कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया है, इसलिए अपने में थोड़ा और क्रीम या पानी मिला दें। तो एक बार जब केले 10 मिनट तक पक जाएं तो उन्हें ओवन से निकालकर उन पर अच्छी तरह से सॉस लगाना शुरू कर दें। यही वो पॉइंट है जहां पर पीला गोहैमी केले पर फिसल जाता है और इस डिश की भद्दी शक्ल सामने आने लगती है। अगर आप वो बच्चे हैं जो 70 के दशक में बड़े हुए हैं तो यार मेरा दिल आपके लिए फील कर सकता है। जरा सोचिए कि आप स्कूल से इसके लिए घर आ रहे हैं। एक बार जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो इसे वापस ओवन में रख दें और अगले 5 मिनट तक बेक होने दें। एक बार ये हो जाए तो इसे निकाल कर इसकी झलक देखें। जैसा कि आप शायद कह सकते हैं कि मेरे वाला थोड़ा जला हुआ दिखता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कई मॉडर्न ओवन 70 के दशक के ओवन की तुलना में तेजी से गर्म होते हैं, लेकिन मैंने प्री हीटिंग प्रक्रिया के दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई करेंगे तो इसे ध्यान में रखें। खैर आइए इसे खाने को टेस्ट कर लेते हैं। नहीं, पहले मैं यहाँ खाने लायक कोई चीज ढूंढ रहा हूँ। मेरा मतलब है कि बेक किया हुआ हैम और सरसों एक साथ काम में आते हैं, जाहिर है, लेकिन मीठा नींबू छिड़का हुआ केला और हॉलैंडाइज की एक साथ नहीं जमती। इसका स्वाद बिल्कुल भी एकजुट भोजन की तरह नहीं होता। हाँ, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों की तरह जो मेरे मुंह में एक साथ आ जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे फोक से उठाना भी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये अच्छी रेसिपी नहीं रही। मेरा सॉस थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा था, मेरा हैम उतना अच्छी तरह से रैप नहीं था जितना किया जा सकता था, और मुझे लगता है कि ओवन में भी कुछ ज़्यादा देर तक रहे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भले ही सब कुछ ठीक ठाक रहे पर फिर भी ये ऐसी डिश नहीं है जिसे मैं दोबारा आजमाना चाहूँगा। रोमन ब्रेड सैलेड जैसा और उन चीज़ों के बारे में बात करते हुए जो ठीक नहीं रही, हम आखिरी डिजास्टर तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, प्राचीन रोमन ब्रेड सैलेड। ये दिलचस्प रेसिपी हमें 5वीं शताब्दी के रोमन की कुक बुक से मिलती है, लेकिन इसे पहले भी खाया जाता था। ये उसे डिस्क्राइब करती है जो मुझे लगता था कि ये एक अजीब किस्म का सैंडविच होगा, जिसमें जड़ी बूटियाँ, लहसुन, शहद, पनीर, तेल, विनेगर और क्रस्ट हटाकर ब्रेड पर छिड़का हुआ पानी शामिल था। लेकिन मैंने जो बनाया वो काफ़ी स्वादिष्ट था, लेकिन ये भी पूरी तरह से गलत था। देखो मैं कितना चालाक आदमी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ओरिजिनल लैटिन की रेसिपी का पालन करूंगा। हालांकि मुझे लगा था कि रेसिपी में ब्रेड की परतें हटाने, उन्हें फेंकने और ब्रेड पर मसाला लगाने के लिए कहा गया, लेकिन असल में इसके विपरीत उसमें लिखा गया था कि परतें हटाकर उसका इस्तेमाल मिक्सचर बनाने के लिए करें और बची हुई ब्रेड को फेंक दें। इसलिए मैंने पूरी चीज को गलत बना दिया। तो अब क्या मैं इसे इस तथ्य के आधार पर देख सकता था कि मुझे लैटिन समझ नहीं आती? लेकिन क्या रेसिपी अंग्रेजी वर्जन में ऑनलाइन मौजूद थी? हाँ, हालांकि क्या तुम्हें पता है, अगर मैं अपनी असफलताओं को आपके साथ शेयर नहीं करता तो मैं बिल्कुल भी ईमानदार महसूस नहीं करूंगा। तो हाँ, मैंने एक अजीब सी गीली रोटी बनाई जिसे इस धरती पर पहले किसी ने नहीं खाया था। ईमानदारी से कहूँ तो ये ज्यादा बुरी नहीं थी। तो दोस्तों ये थी इतिहास की वो 5 डिश जिनमें से कुछ सफल रही और कुछ असफल। लेकिन आप इनमें से कौन सी डिश बनाना चाहेंगे, या हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ खुद बनाने का प्रयास किया हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।